नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अजीत चौधरी ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अभी तक जो अपन ने चर्चा की थी वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में जो अपन ने चर्चा की थी वो प्लेट और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में चर्चा की थी। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा चट्टान के ऊपर। तो आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि चट्टान होती क्या है, फिर चट्टान बनती कैसे है, चट्टान चक्र क्या होता है, चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, या किन खनिजों का समूह होकर के चट्टान बनती है, और चट्टान कितने प्रकार की होती है। यहाँ से जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल क्या है, अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है, या मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल क्या है। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन दूसरा टाइप का जो बन सकता है वो बन सकता है कथन कारण। वो अपन आगे चर्चा करेंगे जैसे जैसे अपन इसकी थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चट्टान क्या होता है, या चट्टान की डेफिनेशन क्या होता है, चट्टान क्या होता है। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे इन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, चट्टानों में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे चट्टान चक्र या रॉक साइकिल क्या होता है, चट्टान चक्र क्या होता है। और लास्ट में अपन बात करेंगे चट्टानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉक्स। और यही अपना चैप्टर का मेन टारगेट यही रहेगा कि चट्टान जो होते हैं वो कितने प्रकार की होती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो चट्टानों की प्रकार की अपन यहाँ तो इतनी बात करेंगे कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है। तो चट्टानें मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान या इग्निस रॉक, आग्नेय चट्टान या इग्निस रॉक। दूसरी जो अपनी चट्टान है वो अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स, या सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरी है रूपांतरित, रूपांतरित या इसको बोल सकते हैं कायांतरित, कायांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टान। इसका एक नाम और है, चाहे अपन अवसादी चट्टान बोल सकते हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स बोल सकते हैं, या परतदार चट्टान भी इसको बोला जाता है, परतदार चट्टान। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करके उसके बाद में अपन बात करेंगे किसके ऊपर, अपन बात करेंगे चट्टानों के प्रकार के ऊपर। तो सबसे पहले अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो चट्टान है ये होती क्या है, जो चट्टान है ये होती क्या है। अब देखो, धरातल के ऊपर जो ठोस भाग होता है या जो लिथोस्फेयर होता है उसको ही अपन क्या कहा जाता है, उसको ही चट्टान कहा जाता है। धरातल, या जैसे अपन ये भी बोल सकते हैं कि स्थल मंडल को ही क्या कहा जा सकता है, पृथ्वी के स्थल मंडल के, स्थल मंडल के ठोस भाग को व, या ये भी ठोस भाग व मुलायम भाग को, मुलायम भाग को क्या कहा जाता है, चट्टान कहा जाता है। पृथ्वी का जो धरातल होता है उसके ठोस और मुलायम जो भाग होता है उसको ही क्या कह दिया जाता है, चट्टान कह दिया जाता है। चट्टानें ठोस भी हो सकती हैं, चट्टानें मुलायम भी हो सकती हैं। अब देखो, स्थल मंडल मतलब लिथोस्फेयर। अपन ने पिछले चैप्टर में तीन चीजों की चर्चा की थी: लिथोस्फेयर, एस्टेनोस्फेयर और बेरोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो चट्टान का या पृथ्वी के धरातल का सबसे ठोस भाग है,
वो लिथोस्फीयर, उसके बाद में एस्टेनोस्फीयर जो दुर्बलता मंडल है या जो कमजोर भाग है, बेरोस्फीयर मतलब जो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में है। तो लिथोस्फीयर जो है ये किससे बना है? लिथोस से बना है। किससे बना है? लिथोस से बना है। और लिथोस का मतलब क्या होता है? रॉक होता है, मतलब चट्टान होता है। क्या होता है? चट्टान होता है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि स्थलमंडल को ही क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लिथोस्फीयर का मतलब स्थलमंडल। लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? स्थलमंडल। और स्थलमंडल को ही क्या कहा दिया जाता है? चट्टान। क्योंकि लिथोस से ही क्या बना है? लिथोस्फीयर। तो चट्टानों से ही क्या बना है? अपना धरातल बना है। ये भी अपन लिख सकते हैं भाई, लिथोस से ही क्या बना है? लिथोस्फीयर। और लिथोस का मतलब चट्टान है, और यहाँ क्या है? लिथोस्फीयर का स्थलमंडल। तो जो चट्टानों का जो भाग बना हुआ है उसको ही अपन क्या बोल सकते हैं? चट्टान कहा जा सकता है। तो ये भी अपन लिख सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल को ही चट्टान बोला जाता है, या धरातलीय भाग को ही क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। पृथ्वी के धरातलीय भाग को ही चट्टान कहा जाता है। यह अपन बात किसकी हो गई? चट्टानों की डेफिनेशन की हो गई। अब चट्टानों से संबंधित जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? उसको सेल विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जा सकता है। जो चट्टानों के अध्ययन को चट्टानों के अध्ययन को पेडोलॉजी या सेल विज्ञान कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? सेल विज्ञान कहा जाता है। यहां से कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। जो चट्टानों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जा सकता है। तो यहां से एक क्वेश्चन अपना ये पुटअप हो सकता है। अब देखो, पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊपरी भाग क्या है? अपन ने पृथ्वी के आंतरिक भाग में चर्चा की थी कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है वो क्या है? क्रस्ट है। और क्रस्ट के नीचे वाला भाग मेंटल है, और मेंटल के नीचे वाला भाग कोर है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तीन परतें हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तीन परतें, नंबर एक। उसके बाद में दूसरी कौन सी होगी? मेंटल होगी। और तीसरी कौन सा होगा? कोर होगा। तो जो क्रस्ट है, जो क्रस्ट के ऊपर है ना, वो 100 से ज्यादा तत्वों की खोज हुई है। जो पृथ्वी का क्रस्ट है उसके ऊपर 100 से ज्यादा या बहुत ज्यादा अपने तत्वों की खोज हुई है। उनमें से 8 तत्व है, उनमें से 8 तत्व हैं। उनके क्रस्ट के निर्माण में 98% भूमिका होती है। चीज के ऊपर गौर करना भाई, कि जो पृथ्वी का क्रस्ट है उसमें बहुत सारे तत्व हैं, मतलब 100 से ज्यादा तत्वों की तो या पदार्थों की तो खोज हो चुकी है। लेकिन इनमें से 98% केवल कौन से तत्व हैं? 8 तत्व हैं। 98% कौन से तत्व हैं? यहाँ 8 तत्व हैं। और वो 8 तत्व कौन कौन से? उनकी अपन एक लिस्ट बना करके बात करें तो क्या कहा जाता है? यहाँ है ऑक्सीजन नंबर 1 पे। कितना है? 46.7, या इसको अपन राउंड में फिगर में 48% लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? सिलिका। दूसरा क्या है? सिलिका। ये क्या है? क्रस्ट के तत्व हैं। क्रस्ट के मुख्य तत्व। ये थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हैं, यहां से अपने को याद करना पड़ेगा। अब
सिलिका की मात्रा यहाँ कितनी है? 27.72, या इसको अपन लिख सकते हैं 28%। सिलिका के बाद में है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में क्या है? लोहा, लोहा के बाद में क्या है? कैल्शियम, लोहा के बाद में क्या है? कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद में क्या है? सोडियम, पोटेशियम, क्या है? सोडियम, सोडियम के बाद में क्या है? पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद में एक और बच जाता है, वो है मैग्नीशियम। ये क्या है? ये 8 तत्वों की प्रधानता है। एल्यूमिनियम कितना है? 8.8 या 9%। इसके बाद में लोहा है 5%। कैल्शियम कितना है? 3.6, 3.6, 2.8, 2.6, और ये है मैग्नीशियम 2.1। इसको थोड़ा सा अपने को डाटा को याद करना पड़ेगा। यहां से कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है। क्वेश्चन इस हिसाब से पुटअप होता है कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा कौन से तत्व की प्रधानता है? प्रधानता किसकी आ जाएगी? ऑक्सीजन की। परसेंटेज पूछने के चांस कम होते हैं, लेकिन आजकल यूजीसी नेट में परसेंटेज पूछ लिए जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, ऊपर से कभी नहीं पूछेगा, वो 3rd या 4th नंबर से आपको परसेंटेज पूछेगा, या इनका सीक्वेंस दे देगा। सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है वो इनका सीक्वेंस का आता है, कि सीक्वेंस से पृथ्वी के क्रस्ट के मुख्य तत्व कौन से हैं। और वो सीक्वेंस आपको यहां से भी दे सकता है, वो सीक्वेंस आपको यहां से भी दे सकता है, कहीं से भी दे सकता है। तो सीक्वेंस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो ज्यादा यहां पूछा जाता है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। अपने को ये ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी का क्रस्ट है उसमें अभी तक 110 से ज्यादा तत्वों की खोज हो गई है। 110 से ज्यादा तत्वों की खोज हो गई है, लेकिन 110 तत्वों में से जो 98% जो तत्व हैं, या जो पदार्थ है, या जो एलिमेंट्स है, वो तो यही है। मतलब इन 8 से ही मिलकर के पृथ्वी का 98% क्या बना है? क्रस्ट बना है। पृथ्वी का 98% क्या बना है? क्रस्ट बना है। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि क्रस्ट के निर्माण में मुख्य तत्वों की संख्या 8। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में सिलिका, सिलिका के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में लोहा, लोहा के बाद में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, और मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम। तो ये जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसके क्या है? मुख्य तत्व हैं। अब देखो, पृथ्वी के ऊपर जो खनिज हैं उनकी संख्या भी 2000 से ज्यादा खनिज खोजे जा चुके हैं। पृथ्वी के ऊपर जितने भी खनिज हैं उनकी संख्या 2000 से ऊपर चली गई है, लेकिन उनमें से भी 6-7 खनिज ही मुख्य हैं जो चट्टानों के निर्माण में सहायक होते हैं। पृथ्वी पर अभी तक, ये कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, पृथ्वी पर अभी तक 2000 से अधिक खनिजों की खोज की जा चुकी है, खोज की जा चुकी जा और इन 2000 में से 24 मुख्य खनिज हैं, मुख्य खनिज हैं। और इन 24 में से भी 6 वो मुख्य खनिज हैं जिसमें चट्टानों का अधिकांश निर्माण हुआ है। इन 6 मुख्य खनिजों से क्या हुआ है? अधिकांश चट्टानों का निर्माण हुआ है। अधिकांश चट्टानों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अधिकांश चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब देखो,
पृथ्वी पर अभी तक 2000 से ज्यादा खनिजों की खोज की जा चुकी है। यह संख्या हर बुक में आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है। लेकिन अपना जहां से क्वेश्चन बनने का जो चांस है, वो क्वेश्चन बनने का चांस यहां से रहेगा कि 6 मुख्य खनिज कौन से हैं। 6 मुख्य खनिज कौन से, उनकी अपन अभी बात करेंगे। इन 2000 खनिजों में से भी 24 खनिज मुख्य रूप से अभी काम में लिए जाते, और उनमें से भी 6 मुख्य, उनमें से भी 6 मुख्य, इन 6 जो खनिज हैं उनका चट्टानों में योगदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इन्हीं खनिजों को ही पूछा जाता है। और ये खनिज कौन कौन से हैं? ये खनिज हैं फेल्सपार, फेल्सपार, ये खनिज है कवार्ट्ज, ये खनिज है अभ्रक, ये खनिज है एम्फीबोल, एम्फीबोल, पाइरोक्सिन, और लास्ट जो खनिज है वो है ओलिवियन। लास्ट जो खनिज है नंबर 6, वो है ओली। जो चट्टानों का जो निर्माण हो रहा है वो इन्हीं 6 मुख्य खनिजों से हो रहा है। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो, खनिजों में सबसे ज्यादा कौन से तत्वों की प्रधानता होती है? आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फेल्सपार। खनिजों में सबसे ज्यादा, खनिजों में सबसे ज्यादा कौन से तत्व की प्रधानता होती है? कौन से तत्व की प्रधानता होती है? आंसर क्या आ जाएगा? फेल्सपार। और यही इनका क्या रहेगा? क्रम रहेगा। अगर अपने को सीक्वेंस पूछ लिया जाए कि ज्यादा से कम की ओर या कम से ज्यादा की ओर, तो ये सारे के सारे खनिज इसमें रहेंगे। जैसे फेल्सपार सबसे ज्यादा खनिजों में पाया जाने वाला तत्व है या पदार्थ है। सेकंड नंबर पे क्वार्ट्ज, फिर अभ्रक, फिर एम्फीपोल, फिर पाइरोक्सिन, फिर ओलिवियन। और वैसे बहुत कम परसेंटेज में तो 2000 से भी ज्यादा पाए जाते हैं। बहुत कम परसेंटेज में तो 2000 से भी ज्यादा पाए जाते हैं। और अगर इनमें से मुख्य को निकाला जाए तो 24, और 24 में से मुख्य को निकाला जाए तो 6। तो पृथ्वी के ऊपर अभी तक कितने खनिजों की खोज हुई है? 2000 से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन जो चट्टानों के निर्माण में जो मुख्य खनिजों का योगदान होता है वो कितने खनिजों का होता है? 6। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है यूजीसी नेट में, तो ध्यान रखना कौन कौन से। फेल्सपार सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है, क्वार्ट्ज, अभ्रक, एम्फीफोल, पाइरोक्सिन और ओलिवियन। ये अपना क्या है कि चट्टानों में सबसे प्रमुख तत्वों की या खनिजों की प्रधानता रहेगी। पहले अपन ने बात की थी क्रस्ट में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा जो परसेंटेज में है वो तत्व कौन कौन से होते हैं, और यहां अपन की है कि खनिजों में कौन कौन से तत्व सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे चट्टान चक्र की, रॉक साइकिल की अपन बात करेंगे। चट्टान, देखो चट्टान चक्र की अपन बात करें तो अपनी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो पूरी की पूरी पृथ्वी एक गैस के गोले के समान थी। पूरी की पूरी पृथ्वी कैसी थी? एक गैस के गोले के समान थी। और यहाँ कैसा पदार्थ था? मैग्मा जैसा तरल पदार्थ था। पूरी पृथ्वी उससे बनी हुई थी। अब क्या होता है कि पृथ्वी धीरे 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 ठंडी होती, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती है, और ठंडी होने से इसकी जो ऊपरी परत है वो क्या होती है? ठोस होती है। ठंडी होने से इसकी ऊपरी परत धीरे धीरे क्या होती है? ठोस होती है। इसकी ऊपरी परत क्या होती है? ठोस हो जाती है। और ठोस होने से किस चट्टान का निर्माण होता है? आग।
किस चट्टान का निर्माण होगा? आग्नेय। देखो प्रारंभ में पृथ्वी एक तरल मैग्मा के रूप में थी, पहले गैसीय गोले में थी, उसके बाद में धीरे धीरे ठंडी होती है, और गैसीय गोले से पहले क्या थी पृथ्वी? गैसीय गोले के समान थी, और उसके बाद में धीरे धीरे ठंडी होती है तो तरल गोले के समान थी, और उसके बाद में और धीरे धीरे ठंडी होती है तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो ठोस हो जाता है, और ठोस होने से जो चट्टान बनती है वो क्या बनती है? आग्नेय चट्टान बनती है। इस चीज का अपन आगे भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आग्नेय चट्टान जब अपन पढ़ेंगे तो वहां एक वर्ड पढ़ेंगे कि आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले हुआ था। इनका निर्माण पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले हुआ था। तो अगर साइकिल की बात करें या चट्टान चक्र की बात करें तो सबसे पहले यहां कौन सी चट्टान का निर्माण हो रहा है? आग्नेय चट्टान का निर्माण हो रहा है। और किससे हो रहा है? यहां एक पॉइंट और निकल जाएगा। किससे हो रहा है? मैग्मा से हो रहा है। किससे हो रहा है? मैग्मा से हो रहा है। आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे हो रहा है? मैग्मा बोल सकते हैं, या धरातल के ऊपर आ जाता है तो लावा से हो रहा है। ये बात चल रही है पृथ्वी के प्रारंभ की। लेकिन आज बात करें तो आज भी जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है उनसे लावा बाहर निकलता है, जम करके कौन सी चट्टान बनती है? ठोस चट्टान, सॉरी आग्नेय चट्टान बनती है। आग्नेय चट्टान बनती है। तो सबसे पहले क्या कौन सी चट्टान बनी थी? आग्नेय चट्टान बनी थी। अब देखो, अब क्या होता है कि ये जो आग्नेय चट्टान है इसके ऊपर होती है अपक्षय अपरदन की प्रक्रिया। क्या होती है? अपक्षय और अपरदन। या एक वर्ड में बोले तो इनके ऊपर होती है अनाच्छादन की प्रक्रिया। अनाच्छादन की प्रक्रिया। अब अपन सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो अपक्षय और अपरदन है ये होता क्या है। ये अपक्षय और अपरदन है, ये होता क्या है? ये क्या है? ये अपनी चट्टान है। और अगर चट्टान अपने ही स्थान पर टूटती है, चट्टान अपने ही स्थान पर टूटती है, चट्टान अपने ही स्थान पर टूटती है, क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। जब कोई भी चट्टान अपने ही स्थान के ऊपर टूट करके वहीं गिर जाती है, ये टूट करके यहीं गिर रही है, ये टूट करके कहां गिर रही है? अपने ही स्थान के ऊपर गिर रही है, उनको क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। चट्टान का अपने ही स्थान के ऊपर टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। देखो यहां समझेंगे क्या है। अपने पास एक वर्ड है अपक्षय। अब अपक्षय क्या होता है? ये कोई भी चट्टान है और चट्टान का टूट करके अपने ही स्थान के ऊपर गिरना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। देखो चट्टान का अपने ही स्थान के ऊपर टूटकर, चट्टान का टूटकर अपने ही स्थान पे गिर, चट्टान का टूटकर अपने ही स्थान पर गिरना अपने ही स्थान पर गिरना अपक्षय कहलाता है। या आगे चैप्टर भी आएगा अपक्षय कहलाता है। एक चीज क्लियर है कि चट्टान का अपने ही स्थान के ऊपर टूट करके गिरना क्या कहलाएगा? अपक्षय कहलाएगा। अब ये जो चट्टान का अपक्षय होता है ये दो प्रकार से होता है, या तो भौतिक हो सकता है या रासायनिक हो सकता है। अब ये भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय क्या होते हैं, इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे जब अपन अनाच्छादन या डेन्यूडेशन पढ़ रहे होते हैं। अभी अपने को यहां इतना ही ध्यान रखना है कि अपक्षय का मतलब क्या होता है
कि चट्टान टूट करके अपने ही स्थान पे गिर जाती है। टूटने के रीजन तीन हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है, भौतिक हो सकता है, रासायनिक हो सकता है और जैविक हो सकता है। क्या हो सकता है, जैविक भी हो सकता है। इन तीनों माध्यम से चट्टान है अपने ही स्थान के ऊपर टूट जाती है। उसको क्या कहा जा सकता है, अपक्षय कहा जाएगा। अब देखो, पहले कौन सी चट्टान थी, आग्नेय चट्टान थी। अब आग्नेय चट्टान अपने ही स्थान के ऊपर इन तीन कारकों से टूटने लग गई और टूट करके उसी स्थान के ऊपर गिरने लग गई। अब क्या होता है, इन टूटे हुए पदार्थों को, इन टूटे हुए पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाना ही क्या कहलाता है, अप्रदन कहलाता है। दूसरा वर्ड क्या आएगा, दूसरा वर्ड आएगा अप्रदन। अप्रदन क्या होता है, चट्टान के इन टूटे हुए पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाना ही क्या कहलाता है, अप्रदन कहलाता है। देखो लिखते हैं इसको भी, चट्टान के, चट्टान के टूटे हुए टुकड़ों को, टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है, अप्रदन कहलाता। जैसे आंधी आती है अपने गांव में, तो आंधी जो चट्टान के टूटे हुए टुकड़े उनको उड़ा करके लाती है, उनको उड़ा करके ला रही, किसी दूसरे स्थान से उड़ा करके ला रही है और अपने पास लेके आ रही है। तो उनका एक स्थान से दूसरे स्थान की ले जाने के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, तो बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। जैसे हवा के द्वारा भी चट्टान के टुकड़ों को उड़ाया जा सकता है, नदी के द्वारा भी बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाया जा सकता है, नदी के द्वारा भी ले जाया जा सकता है, जैविक क्रियाओं के द्वारा भी ले जाया जा सकता है, जैविक क्रियाओं के द्वारा भी ले जाया जा सकता है। जैसे अपन मृदा वगैरह को, बजरी वगैरह को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाते हैं। आप यहाँ ये ध्यान रखना कि चट्टान के टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाना ही अप्रदन है, माध्यम कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा, इसके अलावा सागरीय तरंगें हो सकती हैं, सागरीय तरंगें हो सकती हैं। इसके अलावा हवा, पवन हो सकता है, नदी हो सकती है, जैविक तत्व हो सकते हैं, सागरीय तरंगें हो सकती हैं, हिमानी हो सकती है, हिमानी हो सकती है, बाद में बात करेंगे। इन सब के द्वारा जो कौन कौन सी स्थलाकृतियां निक्षेप जनित होती हैं, अप्रदन जनित होती हैं, सबकी अपन आगे बात करेंगे। तो जो चट्टान के टूटे हुए टुकड़े हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाना ही क्या कहलाता है, अप्रदन कहलाता है। अब अगर यहाँ ये पूछ लिया जाए अप्रदन के माध्यम, तो आपका पवन हो सकती है, नदी हो सकता है, जैविक क्रियाएं हो सकती हैं, सागरीय तरंगें हो सकती हैं और हिमानी हो सकती है। और क्या हो सकती है, हिमानी हो सकती है। और इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से अनाच्छादन बोल दिया जाता है, इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से क्या बोल दिया जाता है, अनाच्छादन बोल दिया जाता है। अब देखो एक वर्ड और आता है इसमें आगे, निक्षेप, डिपोजिशन। एक वर्ड और आता है निक्षेप, निक्षेप मतलब डिपोजिशन, और डिपोजिशन का मतलब जमाव करना, जमाव करना। चट्टान के टुकड़ों का जमाव कहीं निम्न स्थान के ऊपर, निम्न स्थान पर चट्टान के टुकड़ों का जमाव करना ही निक्षेप कहलाता है। निक्षेप
कहलाता है। अब देखो पहले क्या हुआ, अपक्षय हुआ, अपक्षय के बाद में क्या हुआ, अप्रदन हुआ, और अप्रदन ने जहां ले जाकर के उन पदार्थों को जमा कर दिया उनको क्या बोल दिया, निक्षेप हो गया, डिपोजिशन हो गया। अब निक्षेप कहां कहां हो सकता है, सागरों में भी हो सकता है, घाटियों में भी हो सकता है, धरातल पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, निक्षेप कहीं भी हो सकता है। और इन निक्षेप से कौन सी चट्टान बनेगी, इन निक्षेपों से परतदार या अवसादी चट्टान बनेगी। कौन सी चट्टान बनेगी, अवसादी चट्टान बनेगी। देखो ये चट्टान है, ये चट्टान के टुकड़े, ये चट्टान है और ये चट्टान के टुकड़े हैं। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया अपक्षय। इन पदार्थों को ले जाया जा रहा है इधर, किसके द्वारा, किसके द्वारा, हवा, नदी, सागरीय तरंग, हिमानी और जैविक, इनको बोल दिया जाएगा अप्रदन। इनको क्या बोल दिया जाएगा, अप्रदन। और जहां इनका जमाव होगा, जहां इनका जमाव होगा उनको बोल दिया जाएगा निक्षेप या डिपोजिशन। उनको क्या बोल दिया जाएगा, निक्षेप या डिपोजिशन। अब देखो, अब इनको परतदार चट्टान क्यों बोला जाता है, इसका यहां अपने को आंसर मिल जाएगा। इनको परतदार चट्टान क्यों बोला जाता है, इसका यहां अपने को आंसर मिल जाएगा। देखो इन चट्टान के टुकड़ों का यहां जमाव किया, फिर अगली साल नदियों ने फिर जमाव किया, फिर जमाव किया, फिर यही प्रोसेसिंग लाखों सालों तक चलती रहती है। और जैसे जैसे चलती रहती हैं वैसे वैसे नीचे की ओर क्या बढ़ता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तापमान भी बढ़ेगा। पिछले चैप्टर में अपन ने चर्चा की थी, क्या बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा। और ताप और दबाव के कारण ये चट्टानें किस में बदल जाएंगी, ये चट्टानें बदल जाएंगी परतदार में या अवसादी। अवसादी का मतलब यहां क्या होगा, कचरा होगा। बस ये क्या उड़ा के लाया जा रहा है, कचरा उड़ाया जा रहा है। चट्टान के टुकड़ों को ज्योग्राफी में सेडिमेंट्स बोला जाता है, अवसाद बोला जाता है। और ये यहां ला करके जमा कर दिया जाता है और ये ठोस हो जाती है, इसकी वजह से दबाव और ताप के कारण। और अगर ठोस हो जाती है तो ये चट्टान कौन सी चट्टान कहलाएगी, ये चट्टान कहलाएगी सेडिमेंट्री रॉक्स या परतदार चट्टान। तो दूसरी चट्टान यहां कौन सी बन रही है, दूसरी चट्टान यहां बन रही है परतदार। अब तीसरी चट्टान में क्या होता है, एक तो अपने पास आग्नेय चट्टान थी, एक तो अपने पास आग्नेय चट्टान थी, दूसरी अपने पास सेडिमेंट्री रॉक्स थी, दूसरी अपने पास कौन सी थी, परतदार चट्टान थी। और ये कौन सी थी, आग्नेय। अब आग्नेय चट्टानों से किसका निर्माण हो रहा था, परतदार का, क्योंकि इसे चट्टान के टुकड़े टूट रहे थे, इनमें अपक्षय हो रहा था और अप्रदन के द्वारा दूसरे स्थान पे ले जाया जा रहा था और एक स्थान के ऊपर ले जाके निक्षेप किया जा रहा था। तो कौन सी चट्टान बनी, परतदार। अब देखो अगर इन दोनों चट्टानों में, इन दोनों चट्टानों में ताप प्लस दाब के कारण अगर इनका रूप परिवर्तन हो जाए, ताप और दाब के कारण अगर इनका रूप परिवर्तन हो जाए, और रूप परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, रूपांतरित चट्टान कहलाता है। रूप परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, रूपांतरित, या इसका दूसरा नाम कायांतरित।
दूसरा नाम क्या होगा इसका? कायांतरित चट्टान कहलाएगा, चट्टान कहलाएगा। तो कितनी चट्टानें बन गई? 3 चट्टानें। कहां से चले थे? आग्नेय, सेडिमेंट्री। जब इन दोनों चट्टानों के ऊपर ताप और दबाव बढ़ जाए तो कौन सी चट्टान बन जाएगी? रूपांतरित, मतलब उनका रूप परिवर्तन हो चुकी है, उनकी काया है वो पलट चुकी है, इस वजह से उनको कायांतरित चट्टान कह दिया जाता है। अब क्या होता है देखो, अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जैसे ही दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जैसे ही दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भारी प्लेट नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी तो यहाँ क्या बढ़ेगा? यहाँ तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? मैग्मा बनेगा, और मैग्मा बन करके वापिस, देखो इधर देख लेते हैं। पिछले चैप्टर में अपन ने ये देखा था कि जब दो प्लेटें, ये प्लेट किसी की भी बनी हो सकती है, अवसादी भी हो सकती है, आग्नेय भी हो सकती है, रूपांतरित भी हो सकती है, तीनों में से कोई भी हो सकती है। जैसे ही ये प्लेट इसके नीचे धंसती है तो नीचे क्या हो रहा है? यहाँ नीचे क्या हो रहा है? यहाँ तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तापमान में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ किसका निर्माण हो जाएगा? यहाँ निर्माण हो जाएगा मैग्मा का। यहाँ किसका निर्माण हो जाएगा? मैग्मा का। और यही मैग्मा क्या करेगा? यही मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट हो जाएगा। यही मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट होकर के धरातल पर जाकर के जम जाएगा, और जम जाने से कौन सी चट्टान बन जाएगी? आग्नेय चट्टान बन जाएगी। क्योंकि अपन ने तो यही पढ़ा था कि आग्नेय चट्टान किससे बनती है? मैग्मा से बनती है। फिर आग्नेय चट्टानों के ऊपर क्या होगा? फिर आग्नेय चट्टानों पर अपक्षय होगा, अप्रदन होगा, निक्षेप होगा। क्या होगा? निक्षेप होगा। और इनसे जो चट्टान बनेगी वो कौन सी बनेगी? परतदार। कौन सी बनेगी? परतदार। फिर क्या होगा? फिर इन दोनों के ऊपर या तो ताप बढ़ेगा या दाब बढ़ेगा, तो कौन सी चट्टान बन जाएगी? रूपांतरित बन जाएगी। कौन सी चट्टान बन जाएगी? रूपांतरित चट्टान बन जाएगी। और रूपांतरित चट्टानें वापिस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैग्मा में हो जाएगी। मैग्मा वापिस चलेगा। यही साइकिल क्या है कि हमेशा चलता रहा है, चलता रहेगा, और इसी को ही बोल दिया जाता है रॉक साइकिल या चट्टान चक्र। क्या कह दिया जाता है? चट्टान चक्र। आज अपन क्लास छोटी रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ अपन इग्निस रॉक या टाइप्स ऑफ रॉक शुरू करेंगे तो ये क्लास 2.5-3 घंटे की चली जाएगी। तो अपन इस क्लास में आज इतना ही रॉक साइकिल तक ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ रॉक या चट्टानों के प्रकार, और उसमें अपन इग्निस रॉक और उसके एग्जाम्पल की, उसके फॉर्मेशन की, उसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।